हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? जैसे आपने मीनिंग जाना कि पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसी तरह पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। देखो, थ्योरी एक ऐसा जाल होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई सामान रखकर हम उसे नापते तोलते हैं, मतलब उसकी स्टडी की जाती है। जैसे एक पॉलिटिकल साइंस का विषय है डेमोक्रेसी, ठीक है, जो फेवरेट शब्द है राजनीति का, ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है। अब भिन्न भिन्न थ्योरीज के हिसाब से हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी वास्तव में किसे कहते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार डेमोक्रेसी का क्या मायने हैं, लिबरलिज्म के अनुसार या कम्युनिटेरियन के आधार पर डेमोक्रेसी क्या है, इलाइट्स डेमोक्रेसी क्या है। तो थ्योरी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब स्टडी करते हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग निकालते हैं तो एक पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है, अवधारणाएं बनती हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सच्चाई जानी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी। मतलब स्टडी करने का तरीका हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं, जिनमें हमें किसी सब्जेक्ट की या किसी कॉन्सेप्ट की विशेषताओं का पता चलता है, उसकी रियलिटी का, सच्चाई का पता चलता है, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो ये मतलब होता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का भी मतलब होता है जिसके आधार पर हम पॉलिटिकल साइंस के जो क्षेत्र हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको जानते हैं। नॉलेज है ये एक किस्म का, ये एक जाल है नॉलेज का, कॉन्सेप्ट का, अवधारणाओं का, जिसके तहत हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको भिन्न भिन्न थ्योरीज पढ़ाई हैं। जैसे लिबरल थ्योरी है। लिबरल थ्योरी किस आधार पर है कि व्यक्ति जो है वो जन्मजात आज़ाद पैदा हुआ है और उसे खुला छोड़ देना चाहिए लेसिस फेयर के सिद्धांत के आधार पर। राज्य और सरकार कम से कम काम करें, ज़्यादा काम करेंगे तो वो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप करेंगी और इस तरह से जो हस्तक्षेप के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मार्क्सवाद है इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि लिबरलिज्म के कारण समाज में दो वर्ग पैदा हुए और वो दोनों वर्ग आपस में क्लैश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक जो वर्ग है दूसरे का शोषण करता है, एक एक्सप्लॉयटर है, एक्सप्लॉयट होता है। तो आप स्वतंत्रता देना या वोट का अधिकार देना, हम जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो दे देना ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक राइट्स देना व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है। तो एक ही कॉन्सेप्ट जो स्वतंत्रता है उसकी भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न व्याख्या की है। ये पॉलिटिकल थ्योरी होती है कि नज़रिया, देखने का दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज़ को उनको समझने का नज़रिया क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी की विशेषताएं क्या है या उनका नेचर, प्रकृति क्या है, ये हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, करैक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं। पॉलिटिकल थ्योरी गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन की एक्सप्लेनेशन देता है, उसकी सोसाइटी जिसमें वो रहता है और उस सोसाइटी का नेचर बताता है। मतलब सोसाइटी मनुष्य के लिए है या मनुष्य सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस मनुष्य के लिए हैं या मनुष्य के ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो इस तरह की बातें पॉलिटिकल थ्योरी ही हमें बताती हैं। इट सीक टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ मैन सोसाइटी, हाउ डज ए सोसाइटी वर्क, कैसे एक सोसाइटी काम करती है। द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, सोर्स कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से सोर्स हैं एक सोसाइटी में, किस वजह से झगड़े होते हैं और किस तरह से उन्हें सुलझाया जा सकता है। जैसे मार्क्स में ने कहा है कि गरीबी अमीरी का भेदभाव झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। लिबरल ने कहा है कि झगड़े का कारण स्टेट का व्यक्ति के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना है। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग बताती हैं।
और ये पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए डिसिप्लिन, एक विषय, डिसिप्लिन मतलब होती है विषय, विषय के आधार पर अध्ययन किया जाता है। Thus we say number of political theories is based on a separate discipline। बहुत सारी सेपरेट थ्योरी हैं पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे लिबरल थ्योरी है, कम्युनिटेरियन थ्योरी है। लिबरल में भी दो हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं, मार्क्सवादी हैं, और अलग अलग उनके विषय हैं। पॉलिटिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल थ्योरी से हम सामाजिक और जो राजनीतिक रियलिटी वास्तविकता को जानते हैं, बल्कि ना केवल वास्तविकता जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि किन किन तरीकों से सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है, मतलब सोसाइटी को कैसे बदला जा सकता है। अगर ये शोषणकारी है तो मार्क्स के अनुसार इसे कैसे बदला जा सकता है, इसे ब्लडी रेवोल्यूशन के द्वारा और मजदूर की दल के संगठन के द्वारा बदला जा सकता है, साम्यवाद लाया जा सकता है। लिबरल व्यू के अनुसार जो सोसाइटी है उसको व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देकर बदला जा सकता है। कम्युनिटेरियन का मतलब होता है कम्युनिटी को ज़्यादा महत्व देकर सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाया जा सकता है। तो ये भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं, मतलब एक बीमारी हो जाती है ना, तो ये डायग्नोज करने वाली दवा है कि कैसे सामाजिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन intellectual and moral creation of man. A theorist attempt to explain political reality through a theory. Thus we find a number of attempts have made since the time of Plato to unravel the mystery of the man political life. जो मनुष्य है वो समाज में रहता है और समाज में रहकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी समाज में दूसरे वर्गों के लोग भी रहते हैं और इस वजह से क्या होता है, उन वर्गों के बीच में अपने अपने हितों को लेकर लड़ाई होती है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जो पॉलिटिकल थेरिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, वो ऐसी थ्योरी लेकर आते हैं कि इन पॉलिटिकल समस्याओं का समाधान हो सके और एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना हो सके जिसमें सभी खुश हों और मनुष्य की समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे प्लेटो ने क्या कहा था कि 30 व्यक्तियों की टर्नी जो है इस ग्रीक यूनान को गिरा रही है, इसकी गौरव को गिरा रही है और इसकी जगह एक फिलोसफर किंग का शासन होना चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा कि सबसे बेस्ट जो शासन है वो डेमोक्रेसी का शासन है। तो इस तरह से अलग अलग थिंकर जो है समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग थ्योरी देते हैं और उसके बाद इन थ्योरीज के आधार पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस एंड सोसाइटी हैज अडॉप्ट द आइडिया, इन विचारों को ग्रहण किया जाता है। जैसे मार्क्स ने जो थ्योरी दी वो मैंने बताया लगभग विश्व के बहुत सारे देशों ने अपनाए और 1717 में तो ये रूस ने यहाँ इसी आधार पर शासन भी स्थापित हुआ। और चाइना जो वर्ल्ड की सुपर पावर बनी हुई है, कम्युनिस्ट कंट्री है, भारत में भी बहुत सारी पार्टी हैं जो शासन कर रही है। आपके राज्य का केरला स्टेट जो है वो मार्क्सवादी पार्टियों का है। ये अलग बात है कि हमारे देश में जो विचारधारा वो भारत के अनुसार ही ढल जाती हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी का क्या महत्व है कि ये हमें सच्चाई बताती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी को उनको दूर करने की कोशिश करती हैं, जो पॉलिटिकल लाइफ में लोगों के इंटरेस्ट टकराते हैं उनका समाधान करती है और एक ऐसा आइडिया देती है कि जिससे नई चीज़, नई सिस्टम की स्थापना हो सके। पॉलिटिकल थ्योरी इज नीडेड टू एक्सप्लेन एंड एवेल्युएट द पॉलिटिकल फिनोमिना। दिस कैन बी डन बाई examine the phenomena as a set of ideas and ideas which act as agent of change. What do we study in political theory? अब political theory में हम पढ़ते क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं में ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो राइटर्स हैं, व्यू ऑफ राइटर्स एंड वैल्यू इंसरेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए और शासन को सही ढंग से चलाने के लिए उस देश के रूल रेगुलेशन या संविधान बनाया जाता है। संविधान में वैल्यूज जो बहुत सारे राइटर्स ने विचार दिए उनको डाला जाता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने
गांधी जी के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके विचारों को डाला हुआ है। हमने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत रुझान था समाजवाद की तरफ से। तो इस तरह से किसी भी देश का संविधान जो है वो इन वैल्यूज़ और जो थ्योरी दी जाती है इनके आधार पर बनाई जाती है। जैसे यूएसएसआर का संविधान जो है 1917 में मार्क्सवादी क्रांति हुई, उसके आधार पर बनाया गया। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माओ एक लीडर होता था उनका, जिसने 1949 में चीनी क्रांति ऐसा कम्युनिस्ट क्रांति की, उनका संविधान उस आधार पर बनाया गया। अमेरिकन जो संविधान है वो अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसमें जो वैल्यूज इस्टेब्लिश किए कि सबको अधिकार देना है उसके आधार पर किया। फ्रांस का जो संविधान है वहाँ के जो राइटर थे, रूसो थे, मैकाइवर थे, उनके आधार पर अपना संविधान बनाया। इसी तरह जो ब्रिटेन ने अपना संविधान जो है वो जेम्स मिल, बेंथम आदि के आधार पर आदि के विचारों को ग्रहण करते हुए बनाया था। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडिया एंड प्रिंसिपल गवर्निंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इट इंक्लूड, और इसमें बहुत सारे वैल्यू शामिल होते हैं जिसको भिन्न भिन्न थ्योरीज में एक्सप्लेन किया जाता है, डिमांड की जाती है जो नेशनल मूवमेंट के लोग होते हैं उनके द्वारा। जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये शब्द 3 शब्द थे जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके 3 शब्द थे, इनको अपनाया गया। हमारे देश में भी हमने अपने संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यूज, सेपरेशन ऑफ पावर आदि को अपनाया है। उसके बाद है न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। हम कोई भी कानून बनाते हैं तो समय के अनुसार वो कानून फेडअप हो जाते हैं, वो कानून अपनी महत्ता खोने लगते हैं या उन कानूनों में सुधार की ज़रूरत होती है। पॉलिटिकल थ्योरी जो हमें बेस देती है कि इन वैल्यूज़ के आधार पर जो ऊपर बताए हैं नए नए कानून और नए नए लॉज कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे देश के संविधान में पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं था। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना का अधिकार। धीरे धीरे इसकी डिमांड आई, लोगों ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया और राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे संविधान में लिखा गया। इस तरह से और भी बहुत सारे अधिकार हैं। न्यू सोसाइटी का निर्माण करना, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, उसके बाद है, ये सिग्निफिकेंस आ गया आपका, सॉरी। उसके बाद बहुत सारी जो थ्योरीज हैं उनके बारे में, और न्यू ट्रेड्स टू सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए नए नए जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या कॉमर्स या ट्रेड या बिजनेस या और क्षेत्रों में जो भी प्रॉब्लम आती है विभिन्न थ्योरीज के द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमारा स्कोप दिया हुआ है, स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। भिन्न भिन्न तरह की थ्योरीज कौन कौन सी हैं ये सारी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लासिकल ट्रेडिशनल में मैंने पढ़ाई थी जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट का अध्ययन ही सर्वोपरि माना गया था। मॉडर्न वेस्टर्न व्यू जिसमें बिहेवियरल स्टडी की जाती है, मनुष्य के बिहेवियर की स्टडी की जाती है, और पोस्ट बिहेवियर में इनमें कुछ फ़र्क है, ये मैं समझा दूंगी आपको। सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी समझते हैं। क्लासिकल थ्योरी में पुराने जो थिंकर हैं जिनका जन्म 16वीं 15वीं शताब्दी में हुआ था, उन्होंने जो विचार दिए समाज के बारे में, हम उसे क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी। और ये शुरू होती है ग्रीक जो थिंकर्स थे, जैसे सोक्रेट्स थे, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि थे, तो इनमें ट्रेडिशनल व्यू में शामिल होते हैं। तो इनकी स्टडी सिर्फ कहाँ तक सीमित थी, गवर्नमेंट की, सरकार क्या है, सरकार कैसे बनाई जानी चाहिए, सरकार का काम क्या है, और उस सरकार का जो मेन काम है वो लोगों का कल्याण करना है, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना है,
समाज में स्टेबिलिटी स्थापित करनी है, हार्मनी स्थापित करनी है, ये आपका आइडल। और इसके लिए जैसे आपको पता ही है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना पर जोर दिया था, जहाँ फिलोसफर राजा होने चाहिए। ट्रेडिशनल इसलिए माना गया क्योंकि इसमें साइंस और साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। ये किसी ऐसे लगते हैं किसी कहानीकार ने कहानी रच दी हो, क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप कोई भी विचार देते तो वो विचार साइंस के आधार पर या फैक्ट के आधार पर सही साबित होना चाहिए। नहीं तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी नहीं दे रहे, वो तो आप राय दे रहे हो, और राय मतलब कोई सलाह दे रहे हो आप, और उस सलाह को मानना या मानना ये अगले दो समाज है उस पर डिपेंड करता है, या दूसरे जो रूलर हैं उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपकी स्टडी साइंटिफिक होती है, फैक्ट्स के आधार पर होती है, आप सचमुच में कोई अध्ययन करते हैं और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी आपकी स्टडी जो है साइंटिफिक मानी जाएगी और तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसका एक मेन कारण यही था लोकप्रिय होने का। जैसे प्लेटो ने बैठे बिठाए कह दिया कि फिलोसफर किंग होना चाहिए, ऐसे किंग की कल्पना कर दी कि जिसकी फैमिली परिवार कुछ भी ना हो, और जो है ऐसा ही होना चाहिए वो। और उसके बाद उसके को 50 साल तक मुझे एजुकेशन देते रहे। उसके बाद शासक बनाया गया। हो सकता है कि एक शासक बन जाए, उसके बाद तो ऐसे कई सारे ना बने। तो ये इसकी थ्योरी को यूटोपिया मानने लगा। ट्रेडिशनल विचारों में साइंटिफिक स्टडी की कमी होती है। फिर आए मॉडर्न विचार, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न ये इसका जो उदय है वो 1945 के बाद हुआ। बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर थे वैसे ही थ्योरियां अब भी दे रहे थे। तो एक डेविड ईस्टन नाम के राजनीतिज्ञ हुए, लॉसवेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल जैसे। उन्होंने कहा जी आपके देश में अगर समस्याएं हैं और विश्व में इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं वो बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, लाइब्रेरीज में बुक लिख रहे हैं, आपकी एक्चुअल आपका जो फर्ज है, ड्यूटी है, वो है कि आप फील्ड में जाएं और लोगों के व्यवहार को पढ़ें और उन घटनाओं को जानें जिसके कारण उन कारणों को जानें जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। तो उन्होंने जोर दिया एक ऐसी स्टडी पे जो मनुष्य का व्यवहार तो स्टडी करे ही, साथ में अपनी स्टडी में डाटा, जिस तरह से साइंस में डाटा फैक्ट इकट्ठे होते हैं उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकलते हैं और वो अपनाएं। और साथ साथ में अगर आप खुद स्टडी कर रहे हो तो आपके अपने विचार शामिल नहीं होने चाहिए। आप क्या सोचते हो, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, ये आप अपनी स्टडी में ना लाएं। मान लो आप एक स्टडी कर रहे हो कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो सफल हुआ कि नहीं, इसमें आपके विचार शामिल नहीं होने चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये सफल है और इसे रहना चाहिए की कोई जगह नहीं होती। उसमें क्या है पे जोर दिया जाता है और क्या है पे जोर दिया जाता है, तो तभी वास्तव में स्टडी जो है वो सही साबित होगी। और इसलिए इसे बिहेवियरल स्टडी कहते हैं कि आप पंचायती राज को आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो ये आपने मेंशन नहीं करना है। पंचायती राज सफल हुआ कि नहीं उसके संबंधित डाटा इकट्ठे कीजिए, पंचायतों में जाइए, बात कीजिए, रिकॉर्ड देखिए, उसके कितने वोट आए, कितने लोग चुने गए, कैसे सरकारों ने काम किए, उसके आधार पर जो निष्कर्ष सामने आए वो सामने रख दीजिए और ये समस्याएं आप समाधान कर सकते हो। लेकिन पोस्ट बिहेवियर स्टडी, जिस आदमी ने बिहेवियर स्टडी दी वो अंत में इससे फेड अप हो गया, थक गया उससे, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पॉलिटिकल साइंस एक सोशल सब्जेक्ट है और सोशल सब्जेक्ट में मनुष्य की स्टडी जो है, वैल्यूज़ जो है वो उसे हम परे नहीं रख सकते, इसलिए वैल्यूज़ की भी स्टडी की जानी चाहिए और ताकि जो है स्टडी साथ में मानवीय भी रहे और साइंटिफिक भी हो। इसमें सबसे पहले हम बिहेवियरल स्टडी की पढ़ें, फैक्ट और डाटा पर ज़्यादा स्टडी की, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की गई, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइंटिफिक रूप से स्टडी की, वैल्यूज़ को और फैक्ट को अलग अलग रखा गया, मतलब क्या है को क्या होना चाहिए से अलग रखा गया,
और व्हाट इज द मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इट वुड बी, क्या है कि इम्पोर्टेंट है ना कि क्या होना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस की समस्याएं जो हैं वो इकोनॉमिक क्षेत्र से या सामाजिक क्षेत्र से या साइकोलॉजी के क्षेत्र से आती हैं, तो इस वजह से पॉलिटिकल के साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन पर भी जोर दिया गया कि पॉलिटिकल की समस्या है तो उसके साथ साथ सामाजिक समस्याएं जो उसे प्रभावित करते हैं, इकोनॉमिक जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित करता है, तो सभी का समान रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए, तब किसी समस्या का समाधान के लिए चीज़ें करनी चाहिए। What, how and why a state does is more important than what it has done। कब, कैसे और क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी बजाय कि क्या कर चुकी है, मतलब क्या कर रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है ये चीज़ें चली नहीं तो पोस्ट बिहेवियरल में वैल्यूज़ को अध्ययन दिया गया। फैक्ट को तो अध्ययन किया ही गया, लेकिन साथ में ये कहा गया कि वैल्यूज़, मूल्यों का अध्ययन तब तक नहीं होगा तब तक बिहेवियर स्टडी पूरी नहीं हो सकती। उसके साथ फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी, काफ़ी कुछ मैं मार्क्स के बारे में आपको बता चुकी हैं। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे जोर देती हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट नया है बिल्कुल, वो समझ लो आप। इन्होंने अंतिम उद्देश्य क्या था मार्क्सवाद का कि किसी न किसी तरह कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करना है। कम्युनिस्ट शासन मैंने ऐसा शासन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अधीन हो और लोगों को जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सरकार के अंडर हो, सरकार जो है मजदूरों की हो, एक ही पार्टी हो, दूसरी कोई पार्टी ना हो, जैसे चाइना का शासन है। इनका उद्देश्य था कि इसको सही साबित करना। इन्होंने इसके लिए एक थ्योरी दी, वो से डायलेक्टिक थ्योरी बोलते हैं, द्वंद्ववाद की थ्योरी। ये कहते हैं जो चीज़ सामने दिखाई देती है वो सही नहीं होती, इसके लिए ज़रूरी है इसका विरोध करना, और विरोध और जो चीज़ है उससे जो नई चीज़ बनती है वो ज़्यादा बेटर होती है। कैसे, जैसे ये कहते हैं पहले समाज कम्युनिस्ट था, एक चैन बनेगी। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी थी जब सभ्यता शुरू हुई। सभ्यता शुरू होने के साथ ही जब जैसे ही लैंड पर कब्जा होना शुरू किया, खेती बननी शुरू की, तो समाज दो वर्गों में बट गया। एक तो थे लैंडलॉर्ड्स और एक थे शरीफ, जो उनके खेतों में काम करते थे। फिर जो है लैंडलॉर्ड्स और शरीफ की जगह जो है मिडल हिस्ट्री आई, और मिडल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दो वर्ग बट गए, एक कैपिटलिस्ट और एक पूंजीपति लेबरर। और ना ये जो चीज़ है ये तो सही थी, ठीक है, ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। इन दोनों के बाद जो चीज़ बनेगी कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो बिल्कुल सही होगी। अब कैसे समझते हैं हम इसे? बोला इन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये कहते हैं कि एक थीसिस के रूप में एक सत्य है, एक चीज़ है जो पूर्ण नहीं है, उसका विरोध उत्पन्न होता है, और इस विरोध से जो चीज़ें उत्पन्न होती है उसे सिंथेसिस कहते हैं, और वो सही होती है। जैसे इसने कहा कि एक गेहूं का बीज होता है, गेहूं का बीज थीसिस है, धीरे धीरे उस गेहूं के बीज का पौधा बनता है, ठीक है। उससे भी सरकार का काम, उससे भी मनुष्य का काम नहीं चलता। पौधे का जो दोबारा से बाली या फल आता है वो सिंथेसिस है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये थ्योरी इन्होंने हीगल से ली थी। हीगल ने भी इस तरह की थ्योरी दी थी, वो बाद में आप कभी पॉलिटिकल साइंस में MA BA करोगे तब पढ़ोगे। तो डायलेक्टिकल थ्योरी है ये कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है थीसिस के रूप में वो पूर्ण नहीं होती तो उसमें अपने आप ही एंटीथीसिस पैदा होते हैं, और एंटीथीसिस से जो चीज़ें सामने आती है दोनों के मिलन से उसे सिंथेसिस कहते हैं, और ये चीज़ पूर्ण होती है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद दो वर्ग हुए और ब्लडी रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद जो समाज स्थापित हुआ कम्युनिस्ट, वो बिल्कुल सही था। और ये कहा कि ये बदलाव जो है विचारों से नहीं आता है, ये बदलाव आता है भौतिक बदलाव, जब आपके पदार्थ में विचार आता है। आत्मा नाम की कोई चीज़ वो मानते हैं, धर्म को वो अफीम मानते हैं। ये कहता है जब जब आपकी जो
भौतिक वस्तुओं का लेन देन में फर्क आता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करता है, व्यापारी वर्ग ज़्यादा, कैपिटलिस्ट वर्ग जो है शोषण करने का शिकार होता है। तो ये वस्तुएं हैं जी, भौतिक स्थितियां जिन्हें हम जान सकते हैं। क्योंकि ये बात इसने क्यों कही है कि स्पिरिट में नहीं होता, क्योंकि हीगल स्पिरिट में वो मानता था। हीगल से इसने ये डायलेक्ट्रिकल विचार लिए तो थे, लेकिन हीगल मानता था कि जब स्पिरिट या आइडिया में चेंज आता है तब समाज में चेंज आता है। लेकिन जो मार्क्स है वो ये कहता है कि जब फिजिकल स्थितियां बदलती हैं तब समाज में चेंज आता है। जैसे प्रोडक्शन के साधन आज पूंजीपतियों के हाथ में हैं, तो सोसाइटी की स्थिति कुछ और है। कल यही पदार्थ जब मजदूरों के हाथ में आ जाएंगे तो स्थिति और हो जाएगी। और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी संबंध बनते हैं समाज में वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण है, सुपर स्ट्रक्चर है। इकोनॉमी सबसे बेस्ट है। जो पॉलिटिकल सेटअप होता है या स्टेट होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की मदद करता है कि आप मजदूरों पर शासन स्थापित करें, और आपकी पुलिस और फौज जो है राज्य की मदद करेगी। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक व्यवस्था पर जिसका दबदबा कायम हो जाता है वही जो मनुष्य है या दल है जो भी है उसका डोमिनेशन स्थापित हो जाता है। मतलब सारे जितने भी रिलेशन बनते हैं समाज में वो इकोनॉमी के आधार पर ही बनते हैं। और इस वजह से समाज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। एक दिन आएगा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो जो साम्राज्य है, राज्य है, सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी खत्म हो जाएगी और स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।